नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने प्रतिस्पर्धा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राहुल शर्मा। आज हिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं अपन विद्वान बैच के अंतर्गत, और हिस्ट्री में आज पहले चैप्टर को अपन पढ़ेंगे, इतिहास के स्रोत। इतिहास इतिहास हाँ भाई बच्चों, देखिए आज इतिहास के अंतर्गत अपन किस किस चीज का अध्ययन करने वाले हैं। इतिहास को अपन 3 भागों में बांटेंगे। जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो इतिहास आता है उसको अपन मुख्य रूप से कितने भागों में बांट देंगे? 3 भागों में, है ना। सबसे पहला जो इतिहास का भाग है उसे हम प्राचीन इतिहास कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? प्राचीन इतिहास। दूसरा जो भाग है वो है मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास। और जो तीसरा भाग है इसे हम क्या कहेंगे? आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास। देखो बच्चों, आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भारतीय इतिहास आता है उसको अपन ने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में। सबसे पहला भाग क्या है भाई? प्राचीन इतिहास। दूसरा भाग कौन सा है? मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा भाग कौन सा है? आधुनिक इतिहास। अगर अपन प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो इतिहास के किस भाग का कितना वेटेज है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछे जाएंगे? आधुनिक इतिहास। सबसे ज्यादा सवाल किससे पूछे जाएंगे? आधुनिक इतिहास। उसके बाद में जो सवालों का वेटेज है वो है प्राचीन इतिहास का। प्राचीन इतिहास का। तो अगर अपन वेटेज की बात करें तो सबसे ज्यादा पहले नंबर पर अपन किसको रखेंगे? आधुनिक भारत को। दूसरे नंबर पर किसको रखेंगे? प्राचीन भारत को। और तीसरे नंबर पर किसको रखेंगे विद्यार्थियों? मध्यकालीन भारत। तो आप लोग मुझे बताइए, आप इतिहास को शुरू से सीक्वेंस से पढ़ना चाहेंगे या जिससे सवाल ज्यादा आते हैं उससे शुरुआत करना चाहेंगे? ये आप मुझे बता दीजिए, अपन उसी तरीके सीख हैं शुरू से पढ़ा दें, ठीक है ना। तो शुरुआत अपन करेंगे प्राचीन भारत से। अब देखो, सबसे पहले प्राचीन भारत के अंतर्गत, अच्छा अब अपन इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इतिहास का वेटेज कितना है। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इतिहास का एक बड़ा वेटेज है, बहुत बड़ा वेटेज है। इतिहास के सवाल कभी कभी तो वेरिएशन हो सकता है। कभी आधुनिक भारत से सवाल ज्यादा आ जाता है, आधुनिक भारत से तो खैर आते ही ज्यादा है। कभी कभी क्या है, प्राचीन से भी ज्यादा सवाल पूछ लेता है। कई बार प्राचीन और मध्यकाल से बराबर सवाल पूछता है, यानी जितने सवाल प्राचीन से पूछेगा उतने ही सवाल किससे पूछेगा? मध्यकालीन भारत से। लेकिन इतिहास का एक बड़ा वेटेज है। हर प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वो सेंटर की प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे वो राजस्थान की सीईटी का एग्जाम हो, तो उन सभी एग्जामों में इतिहास का एक महत्वपूर्ण रोल है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कौन से इतिहास की? प्राचीन इतिहास की। किसकी शुरुआत करेंगे? प्राचीन इतिहास की। आप देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इतिहास को। इतिहास। इतिहास क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री? इतिहास। इतिहास किसको कहते हैं? तो प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना। प्राचीन काल में घटित घटनाओं का कब अध्ययन करना? वर्तमान में अध्ययन करना। क्या कहलाता है? इतिहास। तो इतिहास को हम क्या लिखेंगे? परिभाषा लिख लो सबसे पहले कि इसकी परिभाषा क्या है। इतिहास की परिभाषा। परिभाषा। प्राचीन काल में
घटित घटनाओं का, घटित घटनाओं का वर्तमान में अध्ययन करना, वर्तमान में अध्ययन करना। वर्तमान में क्या करना? अध्ययन करना। क्या कहलाता है? इतिहास। क्लियर भाई? अब सवाल आता है इतिहास के जनक, कि इतिहास के जनक कौन है? इतिहास के जनक, तो इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। हेरोडोटस, हेरोडोटस। हेरोडोटस की पुस्तक कौन सी है? हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका। कौन सी है भाई? हिस्टोरिका। हिस्टोरिका जो इतिहास की पहली पुस्तक है। इतिहास की कौन सी पुस्तक है? पहली पुस्तक है हिस्टोरिका। तो इतिहास के जनक कौन हो गए? हेरोडोटस। और उनकी पुस्तक कौन सी होगी? हिस्टोरिका। देखो एक पुस्तक और है, नेचुरल हिस्टोरिका। ये प्लिनी की पुस्तक है, जो ज्योग्राफी की पुस्तक है, ध्यान रखना। ये तो कौन सी पुस्तक है? हिस्टोरिका। दूसरी अगर आ जाए नेचुरल हिस्टोरिका, तो वो किसकी पुस्तक हो जाएगी? प्लिनी की, वो ज्योग्राफी की पुस्तक है। तो हिस्टोरिका किसकी पुस्तक होगी? हेरोडोटस की। और हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक। क्लियर है? ठीक है। एक और पुस्तक है हिस्ट्री से संबंधित, प्राचीन काल की, जिसका नाम है व्हाट इज हिस्ट्री। व्हाट इज हिस्ट्री, लिख लो इसको। हिस्ट्री क्या है? व्हाट इज हिस्ट्री। इस पुस्तक के लेखक हैं C.H. चार। व्हाट इज हिस्ट्री, हिस्ट्री क्या है। इस पुस्तक के राइटर कौन है? C.H. चार। क्लियर भाई? आगे चलो। अब देखो, अब अपने को सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखनी है। सबसे पहले अगर हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले मानव अधिवास देखना है कि भाई सबसे पहले जो मानव, शुरू से चलो, जब प्राचीन काल में मानव का सबसे पहले उद्भव हुआ। आपको पता है मानव का उद्भव कौन से महाद्वीप में हुआ था? बताओ भाई। मानव का उद्भव सबसे पहले मानव कौन से महाद्वीप में पैदा हुआ था? अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका। तो यहां सबसे पहले लिख लो, सर्वप्रथम मानव का उद्भव, मानव का उद्भव। तो मानव का उद्भव कहां हुआ? सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में ही सबसे पहले मानव का क्या हुआ? उद्भव हुआ। मानव की उत्पत्ति कौन से महाद्वीप में हुई? अफ्रीका महाद्वीप में। नंबर एक बात। अब दूसरी चीज आती है मानव का अधिवास। मानव का अधिवास। हाँ भाई समझ लो, पहले लिखने की बजाय इधर देखो सभी लोग। मानव का अधिवास, इसका मतलब क्या है? मानव के अधिवास का मतलब कि मानव ने अपना निवास सबसे पहले कहाँ, किसको बनाया। तो आपको सबसे पहले पता है कि मानव की जब उत्पत्ति हुई तो आदि मानव के रूप में था। अब आपको पता है जीवन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज हमें क्या चाहिए? जल चाहिए। और जीवन चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या चाहिए? जल। इसका मतलब सबसे पहले मानव का अधिवास कहाँ हुआ? नदियों के किनारे। किसके किनारे? तो सबसे पहले प्रथम अधिवास, प्रथम अधिवास कौन सा बना? नदियों का किनारा। नदियों का किनारा, यानी मानव ने सबसे पहले कहाँ रहना शुरू किया? नदियों के किनारे। नंबर एक बात समझ में आ गई सबके? अब देखो नदी के किनारे रह रहे, उसके बाद में मानव का अधिवास क्या हुआ। अब नदी के किनारे रहने के क्या क्या फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है।
नदी के किनारे रहने का सबसे बड़ा फायदा तो यह है जल की उपलब्धता है? कोई भी कार्य करें तो हमें जल चाहिए। मानव जीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? जल। तो जल हमें है, इसका मतलब जल के किनारे मनुष्य रहे। अब जल के किनारे खुले में रहने के ड्रॉबैक क्या क्या है, नुकसान क्या क्या है? तो सबसे पहला नुकसान तो ये, गर्मी में भयंकर गर्मी लगी, ऊपर ढकने के लिए छत नहीं है। सर्दियों में भयंकर सर्दी लगेगी, बरसात में बरसात लगेगी, और जंगली जानवर का भी भय बना रहेगा। चलो दिन के समय में तो आदमी कैसे भी सर्वाइव कर लेगा, रात के समय हम सो रहे हैं, जंगली जानवर आके खा जाए, मार जाए, कुछ भी कर जाए। तो इसका मतलब व्यक्ति का जीवन कैसा है? अनप्रेडिक्टेबल हो गया, यानी कि उसका कभी पता नहीं कि कौन आके कब मार दे। प्राकृतिक आपदाएं, उनसे बचने का, कोई आंधी झमकाड़ आ रहा है उससे कैसे बचें, तो किसी भी तरीके से आदमी कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए मानव ने अपना दूसरा जो अधिवास बनाया, सेकंड अधिवास, सेकंड अधिवास, वो किसको बनाया भाई? शैलाश्रयों को। शैलाश्रय, संधि विच्छेद करो, शैल प्लस आश्रय। शैल का मतलब क्या है? चट्टान। आश्रय का मतलब चट्टानों में बने हुए घर। चट्टाने, कुछ चट्टाने प्राकृतिक रूप से एक झोपड़ी की शक्ल ले लेते हैं प्राकृतिक रूप से, तो चट्टानों के बीच की जो संकरी जगह है उसमें मानव जाकर रहने लग गया, जिनको क्या कहा गया? शैलाश्रय। शैलाश्रय, चट्टानों में आवास, चट्टानों में प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक आवास। चट्टानों में कौन सा आवास? प्राकृतिक आवास। क्लियर होगी भाई? अब देखिए आगे तीसरा अधिवास क्या हुआ? अब देखिए, चट्टानों में बने हुए प्राकृतिक जो गुफानुमा संरचना है, चट्टानों के अंदर जो गुफाएं हैं, शैलाश्रय का मतलब क्या है? गुफाएं। कोष्ठक में लिख लो गुफाएं, गुफा। अरे चट्टानों मतलब यही, चट्टानों में आवास का मतलब क्या है? गुफा, कि भाई गुफा है। अब देखो यहाँ, अब गुफा के अंदर कोई आदमी रह रहा है, अब दरवाजा तो खुला है उसका, अरे गुफा का बाहर का दरवाजा तो खुला है, तो वहां पत्थर लगा के उसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे, ताकि रात के समय कोई जंगली जानवर का खतरा ना रहे। तो दूसरा जो आवास बना वो क्या बना? शैलाश्रय। अब आता है तीसरा अधिवास। तो मानव का तीसरा अधिवास था पत्थर के बने आवास। लिख लो, पत्थर के बने आवास। ये आवास किसके बने हैं भाई? पत्थर के बने हुए आवास। और उसके बाद में चौथा अधिवास जो है मनुष्य का, कच्ची ईंटों के बने मकान। कच्ची ईंटों के बने मकान, कच्ची ईंटों के बने मकान। और नंबर 5वां जो अधिवास हो जाएगा वो हो जाएगा पक्की ईंटों के बने मकान। पक्की ईंटों के बने मकान। पक्की ईंटों के बने मकान। तो वर्तमान में मनुष्य का आवास क्या है? पक्की ईंटों के बने मकान। उतार लो इसको। हाँ? कौन सा बताओ? है रचयिता CH4। CH4 व्हाट इज हिस्ट्री? क्लियर है? देखो इसको समझ लो आसान अच्छे से। फिर है पक्की ईंटों के बने मकान। हाँ भाई देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? मानव का अधिवास। क्या पढ़ रहे हैं भाई? मानव का अधिवास।
तो मानव के अधिवास में मैंने आपको बताया सर्वप्रथम जो आदि मानव था उसने रहना सबसे पहले कहाँ शुरू किया? तो सबसे पहले मानव ने अपना अधिवास किसको बनाया? नदियों का किनारा। अब नदियों के किनारे मनुष्य रहने लग गया, उसको ये पता नहीं भैया कहाँ रह सकते हैं, किसी गुफा में राजा से, उसको नहीं पता। शुरू में मानव का धीरे धीरे क्रमिक रूप से क्या हुआ है? विकास हुआ है। क्रमिक रूप से क्या हुआ है? विकास। एकदम से ही हमारे अंदर बुद्धि नहीं आ गई। आप और हम जितने समझदार आज के टाइम में दिखाई दे रहे हैं, क्या हमारा जब उत्पत्ति हुई जब भी हम इतने समझदार थे क्या? नहीं। धीरे धीरे करोड़ों सालों में जाकर के मनुष्य का उद्विकास होता है, विकास होता है। हाँ, तब जाकर है बोलना भी नहीं आता था, यानी कि मानव का विकास ही नहीं था। तब मानव का विकास धीरे धीरे, फिर भाषा का विकास हुआ, तब कम्युनिकेशन होना शुरू हुआ, तब जाके दिमाग का विकास हुआ। हम अपने भावनाओं को, अपनी बुद्धि को, तर्क शक्ति को, मेगा को, फिर जाके धीरे धीरे उन्नति हुई है इन चीज़ों की। तो सबसे पहले नदियों का किनारा, नदियों के किनारे। और आपको एक चीज़ का पता भी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जो चीज़ आदमी के पास नहीं होती, जिसकी आवश्यकता है, और धीरे धीरे कहीं ना कहीं मानव उस चीज़ का विकास भी कर लेता है। उस चीज़ का क्या कर लेता है? विकास कर लेता है। तब नदियों का किनारे में ड्रॉबैक बहुत सारे थे, और इन ड्रॉबैकों को दूर किया गया दूसरे अधिवास में, जो कौन सा है? शैलाश्रय, गुफाएं। अब गुफाओं के अंदर आदमी जब पहुंच गया तो उसकी कई समस्याओं का समाधान हो गया। गर्मी में तेज धूप से बच गया, सर्दी में कड़ाके की ठंड से बच गया, बारिश में बरसात से बच गया, जंगली जानवरों के आक्रमण से बच गया, कई सारी उसकी समस्याओं का समाधान हो गया। तीसरा अधिवास जो आया, फिर वो आया पत्थर के बने हुए आवास। मनुष्य ने खुद, जब उसके दिमाग का विकास हुआ तो मनुष्य ने सोचा कि भाई ये तो प्राकृतिक आवास है, क्या हम मेहनत करके क्या खुद अपने लिए भी कोई आवास बना सकते हैं? अरे चट्टान है, ये प्राकृतिक रूप से जमी हुई है, क्या हम भी इनको इस आकृति में या इससे बड़ी आकृति में जमा सकते हैं? तो मनुष्य के दिमाग में आया, हाँ हम भी ऐसा कर सकते हैं। तो उसने पत्थरों को विभिन्न आकृतियों में जमा करके नए नए आवासों का निर्माण किया। उसके बाद में कच्ची ईंटों के बने मकान, जो हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिलते हैं। कौन सी सभ्यता में? हड़प्पा। और हड़प्पा सभ्यता में ही हमें पक्की ईंटों के बने हुए मकान भी देखने को मिलते हैं। तो ये मानव के अधिवास का क्रम है। सबको क्लियर हो गया? अब अपन आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पुरातात्विक साधन। पुरातात्विक साधन, पुरातात्विक स्रोत या साधन। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत। देखो, पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या है? पहले का कोई काल है, बहुत प्राचीन काल है, उसके संबंध में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। अब मान लीजिए हमें पूरा पाषाण काल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, मध्य पाषाण काल के बारे में, नव पाषाण काल के बारे में, इस टाइप के बहुत पुराने काल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो क्या उस काल की लिखित किताबें हमारे पास हैं क्या? नहीं है, कोई लिखित किताब नहीं है। क्या उस समय का साहित्य लिखा हुआ है क्या? कोई साहित्य लिखा हुआ नहीं है। क्या कोई विदेशी यात्री आया क्या जिसने बताया हो? नहीं है। इसका मतलब तो जानकारी कहाँ से मिलेगी? तो बेटा जानकारी मिलेगी पुरातात्विक साधनों से। किससे मिलेगी? पुरातात्विक साधनों से। पुरातात्विक साधन कौन से हैं? जिनको हम खुदाई के द्वारा प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं बनी हैं वो अंततः जमीन के नीचे दब गई हैं विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, चाहे वो भूस्खलन की क्रिया हो, चाहे वो भाई कोई बाढ़ आ गई हो, कोई और लफड़ा हो गया हो, यानी कि सभ्यताएं जमीन के नीचे दबी हुई हैं। उन सभ्यताओं की जब हम खुदाई करेंगे तो हमें जो चीज़ें प्राप्त होंगी खुदाई के द्वारा, उन चीज़ों को क्या बोलेंगे? पुरातात्विक साधन। क्या बोलेंगे भाई? पुरातात्विक साधन। तो पुरातात्विक साधन वो हैं, इसके लिए हमारे पास एक विभाग है, पुरातात्विक विभाग, जो जहाँ पर भी कोई संभावना होती है उन जगहों की वो खुदाई करता है, उसके द्वारा जो चीज़ें निकलती हैं वो चीज़ें कहलाती हैं पुरातात्विक स्रोत। और इन पुरातात्विक स्रोतों के द्वारा ही हमें उस काल के इतिहास के संबंध में जानकारी मिलती है। समझ में आ गया? अब पुरातात्विक स्रोत में क्या है? पहला, मान लीजिए कोई भवन मिला। क्या मिला? भवन। भवन मिला कोई, या प्राचीन काल के बने पाषाण के औजार, पत्थर के औजार, ये मिल गए भाई हमें, पाषाण के औजार। या हड्डियों के बने हुए औजार,
हड्डियों के बने औजार, हड्डियों के बने औजार। हड्डियों के बने औजार। नंबर 4, कोई सिक्का मिल गया हमें, सिक्के, या कोई हमें मृद भांड मिल गया, मृद भांड, क्या मिल गया? मृद भांड। मृद भांड क्या होता है? मिट्टी के बने बर्तन, मिट्टी के बने, उतारते रहो इनको, मिट्टी के बने बर्तन। या कोई हमें शिलालेख मिल गया, या हमें कोई ताम्र लेख मिल गया, ताम्र पत्र मिल गया, ताम्र पत्र मिल गया। ऊपर करते जाए। अच्छा, मिटाओ नहीं। शिलालेख मिल गया, या हमें कोई ताम्र पत्र मिल गया, या हमें कोई स्तंभ लेख मिल गया, स्तंभ लेख, स्तंभ लेख। तो ये सारे क्या हैं भाई? पुरातात्विक साधन, पुरातात्विक स्रोत हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे? पुरातात्विक स्रोत। आठवां, मिट्टी की बनी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, मिट्टी की बनी विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां, कलाकृतियां, ये सारे क्या कहलाएंगे? पुरातात्विक स्रोत। ये सारे क्या कहलाएंगे भाई? पुरातात्विक स्रोत। हाँ, देख लिया? ठीक है। अब देखो भाई, अब आता है इतिहास। ये दोनों चीज समझ गए? अधिवास, सबसे पहले बताओ, मानव का अधिवास मनुष्य ने किसको बनाया? नदियों का किनारा, नदियों के किनारों के बाद में शैलाश्वरीय गुफाएं, गुफाओं के बाद में पत्थर के बने हुए आवास, उसके बाद में कच्ची ईंटों बने हुए आवास, उसके बाद में पक्के मकान। फिर आते हैं पुरातात्विक साधन, क्योंकि इन चीजों में जरूरत पड़ेगी हमें। पुरातात्विक साधन में जो हमें खुदाई के द्वारा प्राप्त हुए, क्योंकि उस काल का कोई इतिहास तो है नहीं जो हम किताब खोलेंगे और पढ़ लेंगे। हमें तो जानकारी किससे मिलेगी? खुदाई के द्वारा, पुरातात्विक खुदाई करेंगे, उससे हमें जो चीज़ मिलेंगी, उससे हमें उस काल के बारे में आइडिया लगाएंगे, भाई इस काल के बारे में ये चीज़ें हैं। तो ये सारे क्या कहलाते हैं? पुरातात्विक साधन, जो हमें पुरातात्विक विभाग खुदाई के द्वारा जो चीज़ें प्राप्त करता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आता है इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अपन 3 काल में बांट देते हैं। कितने कालों में बांट देंगे? 3 कालों। तो इतिहास जो है, इतिहास इसको हम 3 काल में बांट देंगे भाई। इतिहास, पहला जो इसका काल है
वो कहलाता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राचीन काल को तो शुरू कर दिया अपन ने, प्राचीन में पढ़ रहे हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो काल है उसे कहते हैं ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को हमने कितने भागों में बांट दिया भाई? 3 भागों में। ये इतिहास को बांटा है हमने। अब वो तो मैंने शुरू में आपको बताया था, प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना जो इतिहास आता है उसमें इतिहास के कितने, देखो इतिहास कई प्रकार का है। इतिहास दर्शन भी उसके अंतर्गत है, विश्व का इतिहास भी उसके अंतर्गत है। तो मैंने आपको ये बताया है कि अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं जिनकी तैयारी आप कर रहे हो, उसमें जो अपना इतिहास है उसको हमें कितना इतिहास पढ़ना है, कितने पार्ट पढ़ने हैं। तो हमें कितने पार्ट पढ़ने हैं? 3। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। वो तो अपने भारतीय इतिहास के भाग हैं। किसके भाग हैं? भारतीय। अब हम भारतीय इतिहास की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे इतिहास की, इतिहास सब्जेक्ट की। तो ये जो अपन जो पढ़ रहे हैं ये कौन से काल में पढ़ रहे हैं? प्राचीन काल में। तो प्राचीन काल हमने शुरू कर दिया है, और प्राचीन काल के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो भाई, पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा काल कौन सा है? आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। एक चीज हमें ध्यान रखना है, इन कालों को पढ़ने से पहले एक बेसिक चीज आपको ये पता है, ईसा पूर्व और ईस्वी के बारे में सभी को पता है या नहीं पता है? हैं? सबको पता है? नहीं पता? देखो, एक तो होता है ईसा पूर्व और एक होता है ईस्वी। आपको पता है जो काल की गणना है, अरे समय की गणना, समय की गणना कैसे करें? अब तो हम कह देते हैं भाई 2023 चल रहा है, 2024 आ गया, 25 आ गया, लेकिन ये सोच के देखो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई होगी? कहीं से तो हुई है इसकी शुरुआत। तो शुरुआत जिस दिन से हुई है उस दिन को कहते हैं ईसा मसीह का जन्म दिवस। क्या कहते हैं? ईसा मसीह का जन्म दिवस। मान लीजिए ये पूरी लाइन है और ये जो जगह है ये है ईसा मसीह का जन्म दिवस। ईसा मसीह का जन्म दिवस। अब आप ये कहोगे साहब ईसा मसीह का जन्म दिवस ही क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि काल की गणना सबसे पहले यूरोपियों ने करी। किसने करी? यूरोपियों ने। और यूरोपियों के जो देवता हैं वो कौन है? ईसा मसीह। तो ईसा मसीह का जो जन्म है वो पहला दिवस है। उसके जन्म से 100 साल पहले, कितने साल पहले? 100 साल पहले, इसे कहेंगे पहली शताब्दी ईसा पूर्व। क्या कहेंगे भाई? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले। शताब्दी में कितने साल होते हैं? 100 साल। तो ईसा मसीह के जन्म से 100 साल पहले कौन सी शताब्दी हो गई? पहली शताब्दी ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले क्या बोलेंगे इसे? ईसा पूर्व छठी शताब्दी। क्या बोलेंगे? ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? अब आता है ईस्वी की बात। ईस्वी क्या है? ईसा मसीह के जन्म के 100 साल बाद क्या कौन सी शताब्दी आ जाएगी? पहली शताब्दी। कौन सी? ईसा मसीह के जन्म के 600 साल बाद छठी शताब्दी। केवल बोलेंगे छठी शताब्दी। ईसा मसीह के जन्म से 900 साल बाद 9वीं शताब्दी। अब कौन सी शताब्दी चल रही है? 21वीं शताब्दी।
अब जो चल रहा है 2023, इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह का जन्म हुए कितने साल हो गए? ईसा मसीह का जन्म हुए कितने साल हो गए? बताओ, और सही बताओ, हैं? माँ कितने? 2000 हाँ 2021 से 23 नहीं, 2000 तो साल हो गए और 100 उसके महीने हो गए और नहीं 21,000 तो साल हो गए। 21,000 2000 तो साल हो गए और ये 23 महीने 23 साल हो गए। हाँ देखो, आप सही बता रहे हो। आपको सिंपल सा बोलना है, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। साल कौन सा चल रहा है? अरे ईसा मसीह के जन्म हुए 2023 साल हो गए, बस। क्यों दिमाग लगा रहे हो? 2000 साल हो गए, 100 साल हो गए, 23 साल हो गए। अरे सीधा बोलो ना, ईसा मसीह के जन्म हुए कितने साल हो गए? 2023 साल हो गए। अगले साल 2024 हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। तो ईसा मसीह के कहने का मतलब क्या हुआ? ईसा मसीह के जन्म के बाद में चलेंगे तो क्या बोलेंगे? ईसवी। क्या बोलेंगे? ईसवी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले चलेंगे तो ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले चले तो क्या बोलेंगे? और ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक, ये ध्यान रखना है। अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले अगर हमें समय की गणना करनी हो तो उल्टा लिखेंगे। अब देखो, मैं अगर यहां समय बताऊं आपको कि भाई एक अवधि है, अब मुझे 20 साल की अवधि बतानी है, तो मैं क्या बताऊंगा? 1970 से 1990। अरे यही तो बताऊंगा। अगर 20 साल की अवधि बतानी है तो क्या लिखूंगा? 1970 से 1990। अगर ये तो होगी ईसवी। अगर हमें ईसा पूर्व में लिखना होता तो पहले कौन सा आएगा? ईसा पूर्व में 1900 ईसा पूर्व पहले आएगा। अरे आएगा ना, 1990 पहले आएगा और 1970 बाद में आएगा। अरे यूं तो चलेंगे, 1990 यहाँ है और 1970 यहाँ है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब ईसा पूर्व में चलते हैं तो पहले बड़ा उसके बाद में छोटा, उल्टा चलेंगे। और अगर ईस्वी में चलेंगे तो पहले छोटा उसके बाद में बड़ा। अपन साल लिखते हैं, एकेडमिक ईयर 2021-22। अरे ये तो लिखते हैं ईस्वी में। अगर इसी को ईसा पूर्व में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एकेडमिक ईयर 2022 से 2021 ईसा पूर्व। समझ में आ गया? अब आराम से समझ में आ गया होगा। अगर हमें ईस्वी में लिखेंगे तो पहले छोटा फिर बड़ा। अगर ईसा पूर्व में लिखेंगे तो पहले बड़ा उसके बाद में छोटा, उल्टा चलेंगे। समझ गए? तो ये ईसा पूर्व और ईस्वी का चक्कर समझ में आ गया। अब देखो यहां, अब हमने कितने भागों में बांट दिया इस काल को? 3 भागों में, है ना। अब देखो, प्राग ऐतिहासिक काल। अब इनके समय की अगर बात करें तो प्राग ऐतिहासिक काल का समय कितना है ना। तो ये कितने समय पहले की बात है जब मानव का विकास हुआ। यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत अपन समय किसको रखेंगे? तो इसका समय बताओ भाई कितना है? 25 लाख ईसा पूर्व से कितना? 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर कितना? 3000 ईसा पूर्व तक। 3000 ये समय किसका है भाई? प्राग ऐतिहासिक काल का। किसका है? प्राग ऐतिहासिक काल का। और ऐतिहासिक काल का समय बोलो भाई। 3000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व ये समय किसका है? आद्य ऐतिहासिक काल का। और ऐतिहासिक काल का समय क्या है? ईसा पूर्व
छठी शताब्दी से वर्तमान तक। वर्तमान तक से वर्तमान उतार लो। प्राग ऐतिहासिक काल का समय लिखो 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व। आधे ऐतिहासिक काल का समय लिखो 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। और ऐतिहासिक काल का समय लिख लो ईसा पूर्व छठी शताब्दी से लेकर के वर्तमान काल तक। वर्तमान काल तक। वर्तमान काल तक। ठीक है भाई। तो इतिहास को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने कितने भागों में बांट दिया? 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला काल कौन सा है भाई? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल का समय बोलो कितना है? 25 लाख ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक। यानी कि बात कब की है? ईसा मसीह के जन्म के 25 लाख साल पहले की है। कब की बात है? ईसा मसीह के जन्म से 25 लाख साल पहले की बात है। ये बात कब की है? ईसा मसीह के जन्म से 3000 साल पहले की बात है। और ये बात कब की? ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले की बात है। तो कितने भागों में बांट देंगे हम? 3 भागों। अब सबसे पहले हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को। किसको देखेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल को। देखो ये इतना पहले का समय है, 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के, और इस समय कहाँ तक जा रहा है? 3000 ईसा पूर्व तक। बहुत पहले का समय है ना। इतने पहले का कोई अगर समय है, उसके बारे में जानकारी बताओ, क्या कोई लिखित इतिहास उपलब्ध होगा उस काल का? नहीं होगा। इस काल का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होगा। तो बच्चों बताओ जानकारी किससे मिलेगी? केवल पुरातात्विक साधनों से। केवल किससे मिलेगी? पुरातात्विक साधनों से। तो प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास के उस काल को कहेंगे जिसके संबंध में जानकारी केवल पुरातात्विक साधनों से मिलती है। इस काल का कोई लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। तो इस काल को क्या कहेंगे भाई? प्राग ऐतिहासिक काल कहेंगे। कौन सा काल? प्राग। तो लिखो इसमें पहले हेडिंग डाल लो, प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल। लिखो, इतिहास के उस काल को कहा जाता है, इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके संबंध में जानकारी, जिसके संबंध में जानकारी पुरातात्विक साधनों से मिलती है। पुरातात्विक साधनों से मिलती है। जिसके संबंध में जानकारी पुरातात्विक साधनों से मिलती है। इस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। इस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। यानी कि इस काल का कोई भी लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। लिखो नीचे, इस काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस काल को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। इस काल को पुनः कितने भागों में भाई? 3 भागों। 3 भागों में विभाजित किया गया है।
अब कौन सा काल पढ़ रहे हैं भाई हम? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। देखो भाई, आप सभी लोग इतिहास की क्लास आज से शुरू हो गई है। अच्छे से एक अच्छी कॉपी लेकर के, है ना, बहुत अच्छे से उसके नोट्स बनाते जाएं और एक बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएं। वो आपको हर एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है ना, हर एग्जाम में काम आएंगे आपको। जैसे आप पॉलिटिकल के नोट्स बना रहे हो वैसे ही आप अपने इसके नोट्स बनाते चलो, ठीक है ना। हिस्ट्री के बढ़िया से आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लो। वो आप चाहे कल को कोई भी एग्जाम दें, आप एसएससी का एग्जाम दें, आरएस का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, उसमें वो चीज़ें आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगी। क्लियर? अब देखो यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल को हम पुनः कितने भागों में बांट देंगे? 3 भागों में। पहला जो इसका काल है इसे कहते हैं पुरा पाषाण काल। क्या कहेंगे भाई? पुरा पाषाण काल। दूसरा जो इसका भाग है इसे कहेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और जो इसका तीसरा भाग है इसे हम क्या कहेंगे बताओ? नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। तो हमने कितने भागों में बांट दिया इसे? 3 भागों। सबसे पहला भाग कौन सा है? पुरा पाषाण काल। दूसरा काल कौन सा है? मध्य पाषाण काल। और तीसरा काल कौन सा हो जाएगा? नव पाषाण काल। अब देखो भाई, जो चीजें मैंने आपको बताई थी शुरुआत में, आदिवास की, पुरातात्विक साधन, वो सारी चीजें अब हमें यहाँ पर काम आने वाली हैं। अब देखो, अगर हम बात करें पुरा पाषाण काल की, तो बच्चों बताओ, सबसे पहले मैंने मानव अधिवास क्या बताया था आपको? नदियों का किनारा, यानी कि ये पहली सभ्यता है, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब इसका अधिवास कहाँ होगा? नदी का किनारा। और चूंकि काल बहुत बड़ा है, इसलिए इसी काल में आगे जाके मनुष्य अपना अधिवास बना लेगा, शैलासरियों को, गुफाओं को। तो इसके अवशेष, अब हमें ये पता चल गया सब नदियों के किनारे था, तो हमें ये पता होना चाहिए सब वो नदियां कौन कौन सी हैं जिसके किनारे सभ्यता के अवशेष मिले हैं, पहली बात। दूसरी चीज, वो गुफाएं कौन सी हैं जिनसे इसके साक्ष्य मिले। तो नदियां तो कौन सी हैं जहां से साक्ष्य मिलेंगे? तो सोन नदी घाटी, सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, वह नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी क्षेत्रों से इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इस सभ्यता के क्या मिले हैं भाई? साक्ष्य। सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, व नर्मदा नदी घाटी क्षेत्रों से। तो नदियों के नाम हमें ध्यान होने चाहिए। सोन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी क्षेत्रों से सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, पहली बात। अब मैंने क्या कहा कि मानव ने अपना दूसरा अधिवास किसको बनाया? गुफाओं को। तो वो गुफाएं कौन सी है? देखो, इसके अतिरिक्त इस सभ्यता के साक्ष्य कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट, भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं से, भीमबेटका की गुफाओं से। भीमबेटका की गुफाओं से इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। उतार लो। भीमबेटका की गुफाओं से इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं।
इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। लिखिए भी बता दो। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं से इस सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। भीमबेटका की गुफाओं से। क्या कह रहे हो? नर्मदा नदी कहाँ है? नर्मदा नदी गुजरात में, मध्य प्रदेश में उस समय की। लेकिन उस समय अपन इन क्षेत्रों को लिखेंगे नहीं, क्योंकि अपन बात कौन से काल की कर रहे हैं? पूर्व पाषाण काल में। कोई भारत ही नहीं है तो क्षेत्र कहां से आ गए हैं? तो यहाँ केवल नदियों के नाम याद रखने, क्यों क्षेत्र तो है ही नहीं। अरे भारत था क्या उस समय? ठीक है भाई। अब देखो इस काल में मनुष्य को जल तो मिल रहा है भाई, पानी तो मिल रहा है। टाइम हो गया, चलो बाकी कल करेंगे फिर, है ना। जय।